नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोग स्टडी कर रहे होंगे और सभी के दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि भाई एग्जाम कब हो रहा है, लीड भर्ती परीक्षा कब होगी, एग्जाम की प्रक्रिया क्या रहेगी। वो सब सेकेंडरी चीजें, उसके लिए डेली कोई ना कोई मंथन चल रहा है। अभी तो खुद राजनीतिक उठापटक हो रही है। हम अगर अपने बात करें वीडियोस की, तो हम लोगों ने अभी तक जो पुराने वीडियो हैं उनके अंतर्गत वर्ण टॉपिक को खत्म कर लिया है, संधि को कंप्लीट कर लिया है, समास में हमने अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास को कंप्लीट कर लिया है। हमारे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने तत्पुरुष समास के विश्लेषण के आधार पर जो भेद हैं उनकी चर्चा की है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो समास के टॉपिक की ही चर्चा होगी। और समास के टॉपिक में जो हमारा नेक्स्ट समास होगा वो होगा द्वंद्व समास। किसकी होगी? द्वंद्व समास की होगी। ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार सबसे कह दूं मैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एक बार, ताकि ये नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल सके। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां जो ये शब्द लिखा हुआ है इसको बोलते हैं द्वंद्व। द्वंद्व का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है युद्ध। क्या होता है? युद्ध। एक छोटी सी चीज याद रखना, युद्ध हमेशा दो व्यक्तियों में होता है, दो राजाओं में होता है। तो वहां पर युद्ध करने के लिए दोनों जो व्यक्ति हैं, दोनों जो राजा है वो बराबर होने चाहिए, यानी बराबर बलशाली होने चाहिए, तभी जाकर युद्ध होगा। अगर एक भी कमजोर रहा तो वहां पर युद्ध की स्थिति न होकर के वहां समझौता हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहां द्वंद्व समास में, क्योंकि हमारे हमेशा दो दो पद ही होते हैं, तो दोनों पदों में यहां दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। ध्यान रखना, ये दोनों पद प्रधान का मतलब होता है कि यहां पर जैसे हमने अव्ययभाव में कहा था कि पहला पद प्रधान होगा, तत्पुरुष में कहा कि दूसरा पद प्रधान होगा, द्वंद्व में मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों पद यहां प्रधान होंगे। एक चीज और है कि यहां जब दो पद आएंगे तो अधिकांशतः शब्दों के मध्य योजक चिन्ह इस प्रकार का प्रयोग भी यही देखा जाता है। ध्यान रखना, दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, वो यहीं पर देखा जाएगा। एक चीज और है कि यहां पर जब दोनों पद प्रधान होंगे तो हम विग्रह कैसे करेंगे। तो यहां जब भी आपको विग्रह करना है, यानी द्वंद्व समास में आपको जब भी विग्रह करना है तो विग्रह करते समय दोनों शब्दों के बीच या तो और लगाना है या लगाना है या आदि लगाना है। यानी द्वंद्व समास में अगर हमें विग्रह करना है तो विग्रह करते वक्त और या आदि का प्रयोग करना है। ठीक है। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत विलोम शब्दों का प्रयोग भी होता है। तो इतना सा और याद रख सकते हैं कि विलोम
शब्दों का प्रयोग यहां देखा जाता है। और विलोम शब्द जब भी आएंगे तो वहां, जब भी आप विग्रह करोगे तो वहां इसका प्रयोग होना चाहिए। ध्यान रखना, विलोम शब्द जब भी आएंगे तो वहां पर विग्रह करते समय आप लोगों को दोनों के बीच में या का प्रयोग करना है। जैसे लाभ हानि, कोई शब्द लिखा हुआ है तो लाभ हानि जब हम लिखते हैं तो आपने देखा है कि बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना। अब हम जब इसका विग्रह करेंगे तो यहां पर लाभ या हानि, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहां इतना याद रखें कि द्वंद्व समास में हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के अंतर्गत जो योजक चिन्ह है उनका प्रयोग होता है। विग्रह करते वक्त और या आदि का प्रयोग होता है। विलोम शब्दों का प्रयोग यहां देखा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें और क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? दोनों पद संख्यावाची हो तो उनका विग्रह यहां प्रस्तुत होता है। ध्यान रखना, दोनों ही पद अगर संख्यावाची हो तो वहां अगर इनका विग्रह करेंगे तो विग्रह कहां पे आएगा? द्वंद्व समास में आएगा। जैसे कि अगर हम कोई एक शब्द देखें 150, एक ये समस्त पद लिखा हुआ है 150, तो यहां पर जब विग्रह करेंगे तो 100 या 50। अब किसी के दिमाग में आए कि यहां तो ये संख्यावाची पद है और यहां हमने पढ़ा था कि नहीं कि पहला पद संख्यावाची होता है तो वहां द्वंद्व समास द्विगु समास देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद समूह का बोध कराए तो वहां द्विगु समास होता है। लेकिन पहला अगर दोनों ही पद संख्यावाची हो तो वहां पर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। क्लियर? इसके अलावा हमारे एक रूप में अगर देखा जाए तो कई बार हम देखते हैं कि उन शब्द से बनने वाले या उन उपसर्ग से बनने वाले उन उपसर्ग से बनने वाले शब्द भी कौन से? संख्यावाची। अव्ययी भाव समास में प्रस्तुत होते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रस्तुत होते हैं। ध्यान रखना, कई बार जैसे शब्द आते हैं ना 19, 29, 39, 49, 59, 69, है ना। तो ये उन उपसर्ग से जो संख्यावाची बनते हैं उनको कहां लेंगे हम? तो अव्ययभाव में लेंगे। तो यहां पर उनका अर्थ क्या होगा? तो उनका अर्थ होता है एक कम। ध्यान रखना, ये उनका अर्थ होता है एक कम। तो जब भी हमारे यहां शब्द आएंगे, जैसे शब्द आ जाए 19, 29, 39, 49, जब ये इस रूप में शब्द आ जाए तो वहां इतना याद रखें कि यहां पर जब हम विग्रह करेंगे तो यहां 1 कम 20, यहां विग्रह क्या होगा? 1 कम 20
यहां होगा 1 कम 30, यहां 1 कम 40, यहां 1 कम 50, यानी 19, 29, 39 और 49 में अगर विग्रह देखें तो विग्रह क्या होगा, यहां विग्रह जो होगा वो अव्ययभाव समास में होगा, 1 कम 1 कम 1 कम 1 कम लिया जाएगा। लेकिन अगर 19, 29, 39 जैसे शब्द आए और वहां विकल्प में अव्ययभाव समास न हो तो वहां द्वंद्व समास को सही माना जाएगा। ध्यान रखना, अगर ये वाला विकल्प न हो तो इसकी जगह किसको सही माना जाएगा, द्वंद्व समास को सही माना जाएगा। लेकिन याद रखना, इन जो उन उपसर्ग से बनेंगे उसमें पहली प्राथमिकता तो अव्ययभाव समास की ही है। ये नहीं आता है तो हम इसको ले सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में इनका विग्रह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो 19 है इसमें विग्रह जब करेंगे तो यहां हो जाएगा 9 और 10, क्या होगा 9 और 10। और 29 की बात करें तो इनका विग्रह हो जाएगा 9 और 30, सॉरी 9 और 20। 39 की बात करें तो 9 और 30, और 49 की बात करें तो 9 और 40। लेकिन ऐसा ध्यान रखना, एग्जाम में अगर पूछेंगे तो वो अव्ययभाव समास को ही पूछेंगे, इसी को विकल्प में बैठाएंगे, इसको नहीं लेकर आएंगे। लेकिन आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए कि उन उपसर्ग से बनने वाले जो संख्यावाची शब्द होते हैं उनके अंतर्गत यहां इनको अव्ययभाव समास में लिया जाएगा, जिसमें उन उपसर्ग का अर्थ एक कम होता है। और यदि अगर विकल्प में उन उपसर्ग नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में वहां आपको, सॉरी उन उपसर्ग, अगर आप प्रश्न बन रहे हैं संख्यावाची बन रहे हैं और वहां पर अगर अव्ययभाव समास विकल्प में नहीं है तो आप लोगों को वहां द्वंद्व समास को सही करना है और उनका विग्रह इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि द्वंद्व समास के भेद कैसे होते हैं, कितने भेद होते हैं। ध्यान से देखें, द्वंद्व समास के हमारे यहां 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। इतरेतर द्वंद्व, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व, और तीसरा समाहार द्वंद्व। पहला कौन सा होगा? इतरेतर, दूसरा वैकल्पिक और तीसरा समाहार। इतरेतर की अगर बात करें तो यहां जो हम विग्रह करेंगे तो यहां विग्रह करते वक्त दोनों शब्दों के बीच या तो और का प्रयोग करेंगे या तथा का प्रयोग करेंगे या एवं का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना, इतरेतर द्वंद्व में हम जब विग्रह करेंगे या शब्दों का विग्रह करेंगे तो और तथा एवं से करेंगे, लेकिन अधिकांशतः हमें इससे ही करना है, और से ही करना है। ठीक है, वैकल्पिक द्वंद्व की बात करें तो वैकल्पिक का अगर शाब्दिक अर्थ निकालूं वैकल्पिक का, तो वैकल्पिक का शाब्दिक अर्थ होता है विकल्प, विकल्प प्लस एक, है ना। और अधिकांशतः देखा जाए तो जो हमारे विलोम शब्द होंगे, विलोम शब्द वो यहां देखे जाएंगे। ओके, इसके अलावा यहां हम विग्रह करेंगे, वो विग्रह या अथवा से किया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है अधिकांशतः हमें किससे करना है? या से ही करना है। ओके, समाहार की बात करें
तो समाहार में यहां शब्दों का जो विग्रह किया जाएगा वो आदि से किया जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि इतरेतर का विग्रह जो होगा वो और या और तथा एवं से होगा, वैकल्पिक का या से होगा, और यहां पर जो समाहार है उसका विग्रह आदि से होगा। अब यहां जो समाहार है, कभी इसका शाब्दिक अर्थ पूछ लें कि समाहार का अर्थ क्या होता है, तो समाहार का अर्थ होता है समूह। यानी यहां आपको दो शब्द दिखेंगे, लेकिन दोनों ही शब्द जो है वो वही तनातन होकर के वहां उनके साथ और उनका समूह जुड़ रहा होगा। तो समूह जुड़ने के कारण से इनके साथ में आदि का प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो यहां याद रखना है कि हमें और से विग्रह करना है तो इतरेतर, या से करना है तो वैकल्पिक, और आदि से विग्रह करना है तो समाहार। अब यहां हम कुछ शब्द देख रहे हैं, कुछ शब्द देखते हैं, उनको देखेंगे कि इनका विग्रह कैसे करेंगे, कैसे इनका विग्रह इतरेतर में होगा, कैसा इनका विग्रह वैकल्पिक में होगा, या इनका विग्रह समाहार में होगा। तो एक बार देखते हैं इन शब्दों को। अब यहां पर हमने कुछ शब्द लिखे हैं, आप लोगों को इनका विग्रह देखना है कि इनका विग्रह कैसे होगा। आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने द्वंद्व समास के 3 भेद किए हैं। पहले भेद का नाम है इतरेतर, दूसरे का नाम है वैकल्पिक, और तीसरे का नाम है समाहार। हमने पहले वाले भेद का जो नाम रखा था उसका नाम था इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, आप लोगों को यही पता हो तो इसमें हमने विग्रह करने के लिए और तथा एवं का प्रयोग किया है, और हमने ये भी कहा है कि सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होगा, तो और का होगा। ठीक है ना। अब हम यहां जब शब्दों का विग्रह करेंगे तो यहां देखो हर जगह दो शब्द दिखे हुए हैं। यहाँ 3 आए ना, यहाँ 2 आए, यहाँ 2, हर जगह 2 शब्द दिख रहे हैं। तो आप लोगों को ये पहला नियम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो आपको इनका विग्रह और से ही करना है। तो पहले वाले जो शब्द है उसका विग्रह होगा अन्न और जल। राधा कृष्ण का होगा राधा और कृष्ण। कंद मूल फल का विग्रह, अब मैं इसमें एवं का प्रयोग भी कर सकता हूं और दोनों जगह और का प्रयोग भी कर सकता हूं। अगर मैं एवं का प्रयोग करता हूं तो कंद और मूल एवं फल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं और का प्रयोग करता हूं तो कंद और मूल और फल। ध्यान रखना, ये हम 2 जगह और का प्रयोग भी कर सकते हैं और लास्ट में एक जगह एवं का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, देश विदेश शब्द जो लिखा है इसका विग्रह होगा देश और विदेश। ठीक है, खट मीठा शब्द में विग्रह होगा खट्टा और मीठा। पर ध्यान रखना है, अपने को ये नियम एक की बात कर रहा हूं, यानी इतरेतर द्वंद्व की बात कर रहा हूं, तो अपने जितने भी शब्द यहां लिखे हैं उन सब में इसका ही प्रयोग करना है। ठीक है ना। 25 में 5 और 20, 68 में 8 और 7, माँ बाप में माँ और बाप, भीमार्जुन में भीम और अर्जुन, कृष्णार्जुन में कृष्ण और अर्जुन, घनघोर में घन और घोर। घोर का मतलब यहां स्वर से है, स्वर का मतलब आवाज, वाणी से है ना। हरिहर का विग्रह करेंगे तो यहां विग्रह होगा हरि और
हर। अब हरि का मतलब होता है विष्णु और हर का मतलब होता है शिव। ठीक है। दूध रोटी में दूध और रोटी, और पढ़ा लिखा में पढ़ा और लिखा। यानी द्वंद्व समास के पहले भेद जिसका नाम था इतरेतर द्वंद्व, जिसमें हमने विग्रह और तथा एवं से किया है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने बताया है कि यहां पर विग्रह करते समय दोनों शब्दों के बीच और का प्रयोग करना है। अगर यहां दो से अधिक शब्द हो तो दोनों जगह विग्रह करते वक्त और का प्रयोग भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हम लोग यहां पर दूसरी जगह और के अलावा यहां एवं का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन होना इन तीनों में से ही चाहिए, किसी और से नहीं होगा। ठीक है। कुछ और शब्द देखते हैं, क्योंकि हमारे दो भेद और हैं, जिसमें एक का नाम वैकल्पिक है और दूसरे का नाम समाहार है। तो कुछ और हम देखते हैं कि इसमें कैसे विग्रह करेंगे। अब यहां हमने कुछ शब्द लिखे हैं, तो ध्यान से देखें। इससे पहले वाला जो हमारा भेद था उसमें हमने कहा था कि इतरेतर द्वंद्व है, और इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत हमने विग्रह किया था और तथा एवं से। लेकिन अब की बार जो हमारा भेद है इसका नाम क्या है? वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व। और आप लोगों को पता हो तो वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत विग्रह या अथवा से किया जाता है, लेकिन हमें अधिकांशतः विग्रह किससे करना है? या से करना है। दूसरी बात और, वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत हमें यहां पर विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? विलोम शब्द मिलेंगे अधिकांशतः। ठीक है ना। जैसे कि अब यहां विग्रह करेंगे तो यहां देखो पहला शब्द क्या बन रहा है? कर्तव्य या अकर्तव्य। कर्तव्य या अकर्तव्य। ठीक है ना। यहां पर जो विग्रह होगा वो होगा थोड़ा या बहुत। यहां होगा आज या कल। लाभ या हानि। लाभ या अलाभ। ध्यान रखना, अलाभ का मतलब भी हानि होता है। ठीक है ना। यहां भी धर्म या अधर्म। सत्य या असत्य। यश या अपयश। सुख या दुख। अब ये चार शब्द जो लिखे हुए हैं, जीवन मरण, उल्टा सुल्टा, 150, 10 12, इनका विग्रह आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। विग्रह होगा वैकल्पिक से ही, ध्यान रखना ये, लेकिन उनका विग्रह कैसे होगा वो बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे। ओके। नेक्स्ट हमारा जो समाहार द्वंद्व जो हम कहते हैं, उसमें भी कुछ हमारे शब्द हैं जिनके अंतर्गत हम विग्रह करते वक्त आदि का प्रयोग करते हैं। तो उनमें भी कुछ शब्द देख लेते हैं हम लोग। अब यहां हमने कुछ शब्द लिखे हैं। अब ये शब्द जो है इनमें विग्रह करेंगे तो हमारा जो तीसरा वाला भेद है जिसका नाम क्या है? समाहार द्वंद्व। इससे हम लोग विग्रह करेंगे, और समाहार द्वंद्व में विग्रह करते वक्त शब्द के साथ में हमें आदि का प्रयोग करना है। किसका करना है? आदि का। और समाहार का अगर शाब्दिक अर्थ हमने निकाला था, तो अगर आपको याद हो तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या था? समूह था। ठीक है ना। अब जैसे शब्द लिखा हुआ है अड़ोसी पड़ोसी। अब इसमें अगर एक शब्द सार्थक हो, एक शब्द सार्थक नहीं हो, तो ऐसे शब्द भी कहां आएंगे? आएंगे द्वंद्व में। तो यहां पर हम जब विग्रह करेंगे तो यहां पर विग्रह करते वक्त होगा पड़ोसी आदि। जो सार्थक शब्द नहीं है उसको हटा दिया जाएगा, और जो सार्थक है उसको रख करके आदि का प्रयोग कर दिया जाएगा। अगल बगल,
तो यहां बगल आदि। चाय वाय, अब चाय वाय में मुख्य शब्द क्या लिख रहा है, चाय, वाय तो होता ही नहीं, ये निरर्थक शब्द है, तो यहां चाय आदि। अब जैसे बाजार में फल फूल बिक रहे हैं, फल फूल बिक रहे हैं, तो फल फूल केवल एक फल और फूल की बात नहीं, वहां और भी सामग्रियां की आ रही है, एक समूह आ रहा है, तो यहां फल फूल रहेगा, फल फूल रहेगा, लेकिन इसके साथ में आदि का प्रयोग कर दिया जाएगा। आगा पीछा आपके पहले एग्जाम में आ चुका है। यहां आगा पीछा में जैसे हम बोलते हैं आगा पीछा देखकर काम करो, आगा पीछा मतलब केवल आगे पीछे नहीं देखना है, अपने संपूर्ण कार्यों को देखकर ही काम करना है कि पहले भूतकाल में क्या हुआ, भविष्य में क्या हुआ, हम क्या क्या गलतियां कर चुके हैं। तो यहां आगा पीछा आदि क्या होगा, आगा पीछा आदि। हुक्का पानी, तो यहां जैसे उस व्यक्ति का तो हुक्का पानी बंद हो गया, हुक्का पानी का मतलब हुक्का पानी नहीं, संपूर्ण जो कार्य है जो वो बैठकर करता था वो सारे काम बंद हो गए हैं, तो यहां पर भी हुक्का पानी आदि, हुक्का पानी आदि, इस रूप में इसका विग्रह होगा। जैसे हम बोलते हैं कि इसको तो बाप दादा की संपत्ति मिल गई है, तो बाप दादा का मतलब ये नहीं कि बाप दादा, इसका मतलब उनके और पूर्वज भी होंगे, उनकी संपत्ति मिली होगी, तो बाप दादा आदि, बाप दादा आदि। अब जैसे हम कहते हैं कि सैनिकों को गोला बारूद दिया गया है ना, तो गोला और बारूद नहीं दिया, हथियार और भी आते हैं, है ना, सभी हथियारों की बात होती है, तो गोला बारूद पहुंचाया गया, तो गोला बारूद आदि। जलवायु, आजकल जलवायु विषम हो रही है, जलवायु का मतलब केवल जल और वायु नहीं है, संपूर्ण वातावरण की चर्चा हो रही है, तो जलवायु आदि, जलवायु आदि। बाल बच्चा, कई बार कोई मेहमान आते बोलते हैं बाल बच्चे कैसे हैं, बाल बच्चे कैसे हैं, तो बाल बच्चे का मतलब है केवल बाल और बच्चे की बात, छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहे, वो सभी पूरे परिवार की बात कर रहे हैं, तो वहां बाल बच्चे आदि। ठीक है ना। अब हाथ पांव लिखा है, हाथ पांव का विग्रह आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हाथ पांव का विग्रह कैसे करेंगे, और इसमें यहां जब भी आप इसका विग्रह बताओगे तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। यहां पर जब ये योजक चिन्ह लगे हुए हैं तो इनकी जगह हम कोमा का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे हुक्का कोमा पानी, बाप कोमा दादा, गोला कोमा बारूद, है ना, तो इस रूप में भी यहां विग्रह कर सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना कि वहां उनका समूह दिखना चाहिए, समूह की बात होनी चाहिए। ठीक है, हमने आज द्वंद्व समास की चर्चा की। द्वंद्व समास के अंतर्गत हमने बताया कि दोनों पद प्रधान होंगे। द्वंद्व समास के हम 3 भेदों की बात की, 3 भेद में एक इतरेतर वैकल्पिक समाहार की बात की, और तथा एवं से विग्रह होता है तो इतरेतर होगा, या अथवा से होता है तो वैकल्पिक होगा, और आदि से विग्रह करेंगे